हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि 11th कॉमर्स अकाउंट्स, इसके पहले 3 लेक्चर्स अकाउंट के बेसिक कंसेप्ट पे ऑलरेडी हमने पोस्ट करके रखे हुए हैं, जो यहाँ पे दिख रहे हैं। ट्रांजैक्शन मतलब क्या, कैपिटल और ड्राइंग्स में क्या फर्क होता है, डेटर्स और क्रेडिटर्स क्या होते हैं। ये अगर आपने वो 3 वीडियो देखे होंगे, हजारों के ऊपर उनको व्यूज है, तो डेफिनेटली आपको समझा होगा कि अकाउंट को इनिशियली समझ के पढ़ना क्यों जरूरी है और क्यों 11 ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साल है अगर आपको कॉमर्स में कुछ अच्छा करना है तो। एनीवेज दोस्तों, ये जो वीडियो सीरीज हम बना रहे हैं, ये आपके जो कॉलेज में एग्जाम आ रहे हैं सर, जिसमें पहले 2 चैप्टर्स आपको होने वाले हैं, राइट, जिसमें पेपर्स हो गए, टेस्ट हो गए, समझा जाएगा कि आपने कितना समझा हुआ है। बट जैसे कि हमको पता है कि बहुत सारे बच्चों ने क्लासेस नहीं लगाए हुए हैं, तो और कॉलेजेस भी अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे बच्चों ने क्लासेस लगाए हैं, बट बहुत बच्चों को दिक्कत आ रही है पहले 2 बेसिक के चैप्टर में, क्योंकि उन्हें लगता है अकाउंट सिर्फ प्रैक्टिकल है, थियरी समझने का कोई संबंध आता ही नहीं। बट ऐसे नहीं है दोस्तों, ये बेस है, तो यहाँ पे हमको क्लियर रहना ही पड़ेगा। हमारी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए ही स्ट्रांग। सर, क्या आप कह रहे थे, आपके एग्जाम में जो 2 चैप्टर है, हम ट्राई करेंगे कि एक साथ एक सीरीज रिकॉर्ड करें और देन अपलोड करें एक साथ करके। दोस्तों, पहले 2 चैप्टर में समझा होगा और कैसे होने वाला है। फॉर एग्जांपल आपको बताऊं, एक ऑप्शन ये था कि बहुत स्पीड में बता देना, जैसे कि ये आपको पीडीएफ दिख रहा है। क्या दिया है सर यहां पे? पहला सवाल, व्हाट इज बुक कीपिंग। एक सेंटेंस में 1 मार्क्स के लिए आंसर लिखना, और मैं आपको रिवाइज करा के देता। कैसे सर? चलो, पूछा व्हाट इज बुक कीपिंग और मेरे साथ ही लर्न हो जाता। सर, बुक कीपिंग मींस रिकॉर्डिंग विच ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इन विच मैनर। सर, सिस्टमैटिक मैनर में उसे क्या करना है? रिकॉर्ड करना है, उसे हम क्या कहते हैं? बुक कीपिंग। 2 बार और कहता सर, क्या व्हाट इज बुक कीपिंग बोलो तो अगर आप पेपर में गए बिना पढ़े और 1 मार्क्स के एक सेंटेंस में अगर आंसर आ रहा है सर, बुक कीपिंग मींस द रिकॉर्डिंग ऑफ व्हाट बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इन सिस्टमैटिक मैनर। खत्म हो गया सर, इतना ही लिखना था। दूसरा सर, गुड्स मतलब क्या। अब जैसे कि अगर मेरे प्रीवियस बेसिक कंसेप्ट के वीडियो आपने देखे होंगे, तो वहां पे गुड्स और असेट, इसका फर्क मैंने समझाया हुआ है, जो आपको सब्सिडियरी बुक्स में काम में आता है अगर आपके 5 चैप्टर हो चुके हैं तो, आपके 11th कॉमर्स में। और सब्सिडियरी बुक्स में कंसेप्ट यह है कि आप परचेस बुक और सेल्स बुक में क्रेडिट पे परचेस किए हुए सिर्फ गुड्स रिकॉर्ड करते हो। अगर आपने क्रेडिट पे परचेस किया हुआ है क्या असेट, तो वो जर्नल प्रॉपर में जाता है। अब जिन्होंने ये 5 चैप्टर किए वो रिलेट कर पाएंगे, जिन्होंने नहीं किए टेंशन मत लो, लेकिन ये कंसेप्ट तुमको जब भी तुम्हारे टीचर पढ़ाएंगे या तुम पढ़ोगे तो ध्यान में आएगा कि सब्सिडियरी बुक्स नाम का जो चैप्टर है, वहां पे क्रेडिट परचेस और क्रेडिट सेल को परचेस बुक और सेल्स बुक में पोस्ट किया जाता है, बट वो सिर्फ गुड्स, असेट्स को नहीं। ये फर्क मैंने समझाया था गुड्स और असेट के बीच में, लेकिन यहां पे आपके एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता, व्हाट इज मीन बाय गुड्स। क्या लिखोगे सर? गुड्स आर कमोडिटीज, ओके, मर्चेंडाइज, आर्टिकल और थिंग्स बॉट और सोल्ड बाय बिजनेसमैन विद द मोटिव टू व्हाट अर्न प्रॉफिट, जिसमें वो डील कर रहा है, राइट। ये हमने टेक्स्ट बुक में बहुत सिंपल लैंग्वेज में पढ़ा था कि क्या मैं कोई भी पर्सन कोई चीज को खरीद क्यों रहा है, ताकि वो रीसेल करके प्रॉफिट कमा पाए, राइट, जिसमें वो डील कर रहा है। तो जैसे मैंने कहा था कि सारी सेलर जो साड़ी बेचते, राइट, वो क्या हो गए सर? उनके लिए गुड्स हो गए। जो एसी बेच रहे उनके लिए वो क्या हो गए? गुड्स हो गए, क्योंकि उसमें डील कर रहे, होलसेल से खरीदेंगे, रिटेल में बेचेंगे। एनीवेज, अब ऐसे भी तो हम कर सकते थे, बट दोस्तों ये भी सेशन हो गए क्वेश्चन आंसर। ये पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएगी, जहां पे हमने 11th कॉमर्स के लिए एक बैच बनाई हुई है। आपको डिस्क्रिप्शन में उसका बैच कोड मिल जाएगा, आप कोड यूज कीजिए, आप बैच में आ जाओगे। यहां पे आपको ये पूरा क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ मिलेगा, और हमारे टेलीग्राम चैनल में भी हमने पोस्ट किया है। मैंने आपको क्या समझाया सर? सीधा क्वेश्चन आंसर करके होता है तो कर लीजिए ना, तो इजी हो जाएगा, आएगा ये भी, बट पहले कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करो सर। आज जो हमारी कंसेप्ट बाकी थी, यहां पे हम बात करेंगे, ताकि बाद में आपका जब 11th का ही एक चैप्टर चालू होने वाला है, फाइनल अकाउंट, तब आपको मैं कहूंगा बेटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, बड़े बड़े वर्ड यूज करेंगे कोई भी टीचर्स, और उसका बेस, उसका लिंक कहा था पहले चैप्टर से। समझिएगा ये क्या होता है, पहले नेचर को समझिएगा दोस्तों, ठीक है एवरीबॉडी। तो सर आज हम क्या कवर कर रहे हैं? एवरीवन नाउ पे अटेंशन। सर आज के पॉइंट में हम लोग एक्सपेंडिचर एंड टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर पढ़ेंगे, जिस पे आपको क्वेश्चन भी है, उसके आंसर आपके सॉल्व भी हो जाएंगे एवरीवन।
पूरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 100% कॉन्सेंट्रेशन मेरे साथ होना चाहिए। 1-to-1 क्लास चल रहा है, ऐसा आपको लगना चाहिए। हर एक चीज, हर एक लाइन, हर एक शब्द का मतलब समझिए, तो ही आप कुछ अच्छा कर पाओगे अकाउंट्स में आगे, ठीक है। यस सर। एक्सपेंडिचर एंड टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो लेके बैठिए और पेंसिल रखिए अंडरलाइन करने के लिए। पढ़ना शुरू करते हैं सर, ऐसे भी बता सकता था मैं, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक से अगर पढ़ेंगे तो और ज्यादा आपको अच्छे से समझेगा। सी एवरीवन, okay, an amount spent by business for any consideration received by business, okay, amount spent by what, an amount spent by what, amount spent by the business for any consideration received by what, business, कि कुछ मिल रहा है, it is called what, expenditure। मैंने खर्चा किया सर, आपने मुझे राइट फीस पेड की, बदले में आपको क्या मिला सर, मेरी सर्विस मिली, तो आपके लिए क्या हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया कि नहीं हो गया। सर हमने स्टूडियो बनाने के लिए ये सर्विस लेने के लिए पेड किया, तो जाके हमको ये सारा फैसिलिटी मिला, तो हमारे लिए एक्सपेंडिचर हो गया कि नहीं हो गया। सर एक चीज तो हमको समझती है कि एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, बराबर, लेकिन अब ये तीनों क्यों पढ़ा रहे हो हमको, ध्यान से सुनना। जैसे आप कभी डॉक्टर के पास जाते हो ना, कभी गए होगे तो आपको पता होगा, जैसे आप कभी डॉक्टर्स के पास जाते हो, आपको बुखार आया हुआ है, राइट, आपको फीवर है, बट वो डॉक्टर ही है जो बता सकता है कि ये फीवर चिकनगुनिया है, टाइफाइड है, मलेरिया है या कोविड है, यस और नो। और ये उसे पता है, इसलिए हमारे दिल में उनके लिए रिस्पेक्ट है, वैल्यू है कि उनको पैसे भी देते हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो नॉलेज गेन किया हुआ है और उसके हिसाब से वो हमें मेडिसिन देते हैं और हम रिकवर हो जाते हैं। जस्ट इमेजिन आपको हुआ है कोविड और वो दे रहे मलेरिया की दवाई, होगा क्या कुछ? नहीं सर। तो जैसे डॉक्टर ने इतना नॉलेज लिया, हर बुखार कोविड नहीं होता, वैसे हर एक्सपेंडिचर के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे बुखार के टाइप से। कैसे सर? कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कुछ इमेजेस में आपके सामने लेके आया हूं, आपको उस हिसाब से सारी चीजें बताऊंगा कि क्या कैपिटल है, क्या रेवेन्यू है और क्या डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। सिर्फ पूरा लेक्चर सुनना। आई नो कि रेगुलर की तरह जा रहा है, बट समझोगे तो फायदा आपका है, और अभी नहीं तो लास्ट चैप्टर में 11th की ये चीजें लगने ही वाली। आपको पूरा फोकस यहां पे रखिएगा दोस्तों। एवरीवन नाउ पे अटेंशन। व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल एक्सपेंडिचर? एक मार्क्स के लिए अगर सवाल आया तो हम क्या लिखेंगे सर? तो लिखिए दिस एक्सपेंडिचर इज इंकर्ड टू एक्वायर अंडरलाइन फिक्स असेट और टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट। ओके, दूसरा पॉइंट, इट्स गिव्स द बेनिफिट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड इट्स ऑल्सो नॉन रिकरिंग इन नेचर। सर वन टाइम एक्सपेंडिचर है, बड़ा एक्सपेंडिचर है। क्या किया सर मैंने क्या किया? बड़ी कार खरीद ली बिजनेस के लिए, बिजनेस में यूज होने वाली थी। वन टाइम 5 लाख रुपया दिया सर, लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलने वाले बिजनेस को, अगले 10 साल देखने की जरूरत नहीं। वन टाइम कितना पैसा दे दिया सर? 5 लाख रुपए मैंने दे दिए। ओके, बेनिफिट बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। बेनिफिट मतलब समझा रहा हूं, कौन सा एक्सपेंडिचर है। खर्चा तो हुआ, बट सर इसको कुछ नाम है। हां सर, कौन सा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। दूसरा एग्जांपल देखिएगा दोस्तों। सर मशीनरी, मैंने क्या किया? मेरे बिजनेस में मशीनरी को इंस्टॉल किया। अब अगले 20 साल तक मुझे कोई टेंशन नहीं है, ये मशीनरी प्रोडक्शन बनाएगी और मैं कमाऊंगा। लेकिन वो मशीनरी लगाने के लिए 20 लाख रुपए मुझे लग गए। कितना? 20 लाख रुपए मुझे लग गए। बड़ा अमाउंट है कि नहीं? यस और नो? क्या 20 लाख रुपए देना एक्सपेंडिचर है क्या? आंसर इज यस। बट उससे कौन सा एक्सपेंडिचर कहा जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर, नॉन रिकरिंग, मतलब वन टाइम किया, बार बार नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? यस और नो? तीसरा एग्जांपल देते हैं सर, ध्यान से सुनना। यहां पे कुछ ऐसे चीजों को मैंने लाया जिसने मशीनरी का यूजफुल लाइफ बढ़ा दी। ये 3 वर्ड, डिप्रिसिएशन नाम का चैप्टर है, वहां पे भी ये कंसेप्ट यूज होने वाला है आपका। ध्यान से बता रहा हूं कि असेट में कब वैल्यू ऐड होती है, तो इतना ध्यान से सुनना बेटा। और जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करने वाले बच्चे वही रुकेंगे। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। सर हर खर्चा क्या सेम होता है क्या? नहीं सर, कुछ खर्चे को मैं कैपिटल ट्रीट करता हूं, कुछ खर्चे को मैं रेवेन्यू ट्रीट करता हूं। तो सर इसमें फर्क क्या है कैपिटल और रेवेन्यू में? वही तो समझा रहा हूं। चलो यहां पे आओ, वापस एक बार पढ़ो। द एक्सपेंडिचर इज इंकर्ड ऑन एक्वायर, an expenditure which is required to acquire what? Fixed asset। अब फिक्स असेट में आप देख रहे हो तो ये मेरा मशीनरी जो आपको दिख रहा है, कौन सा असेट है सर? फिक्स असेट है। कार हो गया, फिक्स असेट हो गया। और दूसरी बात सर क्या? और टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट देन इट इज, और दूसरा इट गिव्स बेनिफिट फॉर विच पीरियड? लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इट इज और नॉन रिकरिंग नेचर का है सर, तो इसे क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर म्हणजे काय सर? ध्यान से सुनना, इसमें डिफरेंस आएगा। अच्छा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में एग्जांपल भी लिखना दोस्तों। क्या था? परचेस ऑफ मशीनरी, एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग, परचेस ऑफ कंप्यूटर, परचेस ऑफ कार, कुछ भी बोलो, ये सारे बड़े बड़े खर्चे लॉन्ग टर्म बेनिफिट देने वाले किधर जाएंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर में। कुछ सवाल मैं पूछता हूं आपसे, ध्यान से बताना, ठीक है? सर मैंने क्या किया? फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर, ठीक है, 25,000 का फर्नीचर खरीदा, नॉन वन टाइम ही खरीदूंगा, 4-5 साल तो आराम से चल जाएगा। कौन सा? पहली बात तो क्या एक्सपेंडिचर है क्या? हाँ सर। कैसे? मैंने अगर खरीदा है तो मैं पैसे दूंगा। यस सर, पैसे गए तो खर्चा हुआ, खर्चा हो गया तो एक्सपेंडिचर बराबर है। बट विच नेचर? कैपिटल नेचर। लॉन्ग टर्म के लिए मुझे बेनिफिट होने वाला, मेरा असेट है फर्नीचर, फिक्स असेट है। यस सर, कैपिटल एक्सपेंडिचर डन। अब दूसरा प्रकार हम पढ़ने वाले हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या पढ़ने वाले बेटा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सी, revenue expenditure is an expenditure from which no future benefit is expected but having immediate or short term benefit may be less than 1 year। तो सर ऐसा खर्चा जिसका फ्यूचर बेनिफिट तो नहीं पता लेकिन इमीडिएट बेनिफिट तो तुरंत होने वाला है। समझ में आ रहा है? तो कैपिटल में लॉन्ग टर्म बेनिफिट देख रहे थे, रेवेन्यू में शॉर्ट टर्म बेनिफिट देख रहे हैं। अंडरलाइन करना, शॉर्ट टर्म बेनिफिट, ये दो वर्ड डिफरेंस के बहुत जरूरी है, आपको आंसर लिखते आ जाएगा। कैपिटल में क्या था सर? लॉन्ग टर्म बेनिफिट था कैपिटल एक्सपेंडिचर में। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में शॉर्ट टर्म बेनिफिट है सर, और लेस देन 1 ईयर, ये भी अंडरलाइन कर दीजिएगा, 1 मार्क्स का एमसीक्यू जा सकता है। इट डज नॉट इंक्रीज प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। सर जी मुझे बताइए कि जब मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर करता हूं, ध्यान से सुनना मेरे शब्दों को, जब मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर करता हूं तो मेरे ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होता है क्या? कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है क्या? यस सर। जब मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करता हूं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर राइट, उसके एग्जांपल बताओगे सर? ये रहे रेवेन्यू के, सैलरी दे दिया, रेंट दे दिया, चाय पानी पे खर्चा कर दिया, तो क्या लॉन्ग टर्म बेनिफिट होते हैं? आंसर नहीं सर, इसके तो शॉर्ट टर्म बेनिफिट है। और दूसरा डिफरेंस क्या बताया सर? इट डज नॉट इंक्रीज द प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा एक्सपेंडिचर प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी नहीं बढ़ाता? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बेटा ध्यान से सुनना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, अलग अलग जगह पे आपको यूज होने ही वाली है 110%। आज आपको लगेगा सर क्या 4 तो लाइन है, लेकिन नहीं, आपको फाइनल अकाउंट में बताया जाएगा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो जो होते हैं उन्हें आप कहां पोस्ट कीजिए? ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो आपको पहले ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझने पड़ेंगे, आपको फाइनल अकाउंट में बताया जाएगा। अब सर फाइनल अकाउंट क्या है? आपके 11th का एक चैप्टर है राइट, 10th वन शायद से, तो 9-10 के बाद वाला जो भी चैप्टर है, तो वहां पे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये स्टेटमेंट बना रहे जब आप, तो सर आपको क्या समझ रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में? रेवेन्यू नेचर, कैपिटल नेचर, रेवेन्यू नेचर, कैपिटल नेचर। बच्चा कंफ्यूज, उसको पता है अब तक तो हमने एक्सपेंडिचर ही पढ़ा है, रेवेन्यू कैपिटल क्या होता है? ये होता है। चलो एक सवाल पूछता हूं, कौन से एक्सपेंडिचर करने के बाद ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर की रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? वेरी गुड बेटा, 2-4 बच्चे आंसर दे रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कौन सा खर्चा करने के बाद ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी नहीं बढ़ता? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कौन सा खर्चा लॉन्ग टर्म बेनिफिट देने वाला है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कौन सा खर्चा शॉर्ट टर्म बेनिफिट देने वाला है? लेस देन 1 ईयर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझ रहा है इतना तो भी? यस, आगे बढ़ते हैं, रेवेन्यू को कंटिन्यू करते हैं। दिस आर नॉर्मल डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड अपेयर ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यही लाख मुद्दे की मैं बात कर रहा था। जो भी रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर है, मैंने आपको कहा ना, जब आप फाइनल अकाउंट सीखते हो आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ता है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ता है। तो वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, सपोज ये ट्रेडिंग अकाउंट है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, कुछ बच्चे रिलेट कर पाएंगे, जिन्होंने नहीं समझा टेंशन मत लो, ऐसे तो अकाउंट होते हैं, ये डेबिट साइड होती है। तो ये रेवेन्यू नेचर के सारे एक्सपेंडिचर इनके कौन से साइड को आते हैं? डेबिट साइड को आते हैं। ऐसे कुछ तो है, ये वाला लाइन ये कह रहा था। जब मैं पढ़ाऊंगा फाइनल अकाउंट तो समझ जाएगा आपको। गॉट इट एवरीबॉडी? यस और नो? तो दोस्तों आपको, अब आप डॉक्टर हो गए हो, मैंने कहा रेंट पेड कर दिया, मंथली बेसिस पे देता हूं, और रिकरिंग नेचर बार बार हो रहा है ये चीज, हर महीने का रेंट मैं 30 दिन बाद दे रहा हूं मंथली, बट ऑब्वियस हर एक मंथ में, साल में 12 बार रेंट दे रहा हूं।
सर सैलरी पेड कर रहा हूं, मंथली सैलरी पेड कर रहा हूं सर, वेजेस दिए, चाय पानी का खर्चा दिया, तो हर छोटे मोटे खर्चे जो रिकरिंग नेचर है, बार बार हो रहे हैं, तो सर उसे मैं कौन सा एक्सपेंडिचर कहता हूं? तो सर मैं उसे कहता हूं क्या? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ध्यान से देखिएगा, सैलरी कौन सा एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेंट पेड किया, कौन सा एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। चाय पानी पे खर्चा हुआ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर मैंने मशीनरी खरीदा, खर्चा हुआ, हाँ, लेकिन कौन सा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर मैंने कार खरीदी बिजनेस पर्पस के लिए, कौन सा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और ऐसा कुछ खर्चा किया सर जिससे मशीन का और ऑर्गेनाइजेशन का अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गया, राइट, प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, बेनिफिट हुआ ऑर्गेनाइजेशन को उस खर्चे से, कौन सा हो गया सर? एक्सपेंडिचर। इसे कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो दोस्तों इमेज तो भी याद रखना। अब अगर आपके कॉलेज में आपको ओरल में पूछा कि बताओ कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या फर्क है, तो पहली बात आप बताओगे सर जिस खर्चे को, जब भी कोई खर्चा फिक्स असेट लेने को होता है, राइट, जिसका बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म मिलने वाला है, जो नॉन रिकरिंग नेचर है, वन टाइम खर्चा करो मुझे बहुत साल के लिए लो, वो खर्चा कौन सा होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। ओके, दूसरी बात, व्हाट डू मीन बाय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? सर जो डे टू डे रूटीन चीजों के लिए जो खर्चा किया जाता है जिसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं है, लेस देन 1 ईयर उसका बेनिफिट होता है, रिकरिंग नेचर है, बार बार होने वाला खर्चा, उसे क्या कहा जाता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कौन से साइड को आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? ट्रेडिंग और P&L के डेबिट साइड को। ये याद कराऊंगा जब वो वाला चैप्टर होगा। तो कोई भी जादू नहीं है अकाउंट्स में, आप प्रैक्टिकल सम सॉल्व करने वाले हो, अग्री, लेकिन उससे पहले भाई थियरी तो पहले पढ़ो, समझो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या। कुछ सवाल है मेरे, सर मैंने टेलीफोन बिल पेड किया, मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड किया, हर महीने में आता है, कौन सा एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू की कैपिटल? बोलो एवरीबॉडी। यस, कुछ जनता अभी भी सही बोल रही, कुछ बच्चे कंफ्यूज है, बोलो क्या क्या? इट इज इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर मैंने क्या किया पता है? मैंने ना हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए लैपटॉप्स खरीदे 4, कौन सा एक्सपेंडिचर है? बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर। अरे समझ में आ रहा है क्या? यस और नो? तो सर और मैडम बस यही कहानी है जो मुझे आपको सुनानी थी। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर इतना बड़ा आपने सेशन कर दिया और क्या आपने सिर्फ 4 लाइन बताई? बेटा 4 लाइन का सवाल नहीं था, यहां पे सवाल था आपके कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का, कि अगर कल जाके आपको कहते हैं कोई कि अरे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ना एक नई मशीनरी हम खरीद रहे जिसपे 4 लाख का खर्चा किया है, तो आपको पूछा गया ये कौन सा खर्चा है? कैपिटल एक्सपेंडिचर की रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? बच्चा बोलते हैं भाई ये तो सिर्फ एक्सपेंडिचर है, कैपिटल क्या होता? लेकिन अब अपने बच्चे बोल पाएंगे एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कैपिटल एक्सपेंडिचर। वो कहते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय को सैलरी दी जाती है, अपना बच्चा बोलेगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वो कह रहे हैं हम लोग रेंट पेड कर रहे हैं, AKCA स्टूडेंट क्या बोलेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अच्छा वो कह रहे हमने ऐसा इतना बड़ा खर्चा किया जिसके बेनिफिट इतने साल तक मिलेंगे हमको, ऑर्गेनाइजेशन का रेवेन्यू कैपेसिटी बढ़ गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ऐसे सारी कहानी थी दोस्तों ये कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, और साथ में ही आपका डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है मैं वो आपको वो समझाने की कोशिश करता हूं। बहुत बार लोगों को ये नहीं समझता, बट इसमें हमेशा एक एग्जांपल आता है एडवर्टीजमेंट का। देखो रेवेन्यू वर्सेस डेफर रेवेन्यू, राइट, बहुत बार यहां पे एग्जांपल आता है एडवर्टीजमेंट का। सी आपने सोशल मीडिया पे बहुत जगह पे एडवर्टीजमेंट देखी होगी। बहुत बार क्या होता है सर और मैडम, आप क्या करते हो 5 लाख रुपया एक साथ दे देते हो, कितना? 5 लाख रुपीस, और क्या कहते हो, ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल टर्म में समझ जाएगा, और कहते हो कि 5 साल तक अप टू 5 इयर्स हमारी एड टीवी पे चलनी चाहिए। सर क्या बोला, वापस एक बार बताइए। मैंने 5 लाख रुपया आज दे दिया और मैंने कहा कि 5 इयर्स तक क्या होना चाहिए, हमारी एडवर्टीजमेंट टीवी चैनल पे चलनी चाहिए। ठीक है सर, अकाउंटिंग का एक रूल है, क्या रूल है? हम ईयर बाय ईयर करते हैं, राइट, एक पर्टिकुलर ईयर का हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। तो मैं क्या करूंगा, 5 लाख 5 साल के, तो 1 साल का कितना हुआ बताओ तो, चलो इतना मैथ्स तो सबको आता होगा, 1 लाख सर, 5 लाख डिवाइडेड बाय 5 साल। दूसरे साल का सर 1 लाख, तीसरे साल का 1 लाख, चौथे साल का 1 लाख, 5वें साल का 1 लाख। ध्यान से सुनना, डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है सर? आपका क्या काम है, आपने सिर्फ एक चीज करनी है,
इस 5 लाख जो आपने पेड किए थे, ये 5 लाख रुपए, अब क्या करना है बेटा, इस साल का कितना रिलेटेड अमाउंट था, 1 लाख रुपीस था, इसको आप डालोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इसको आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करोगे, दैट इज डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और ये 4 लाख के बेनिफिट अगले साल मिलने वाले हैं, अभी तक मिले नहीं है। सिंपल सी बात है ना, वो उसने अगर अगले साल पैसे मांगे तो तुम दोगे क्या? तुम क्या बोलोगे, नहीं भाई मैंने तो पहले ही 5 लाख रुपए दे के रखे, तो तू मुझे अगले साल ऐड करके दे। 2 साल बाद पैसे मांग रहा है, तुम बोलोगे भाई पागल है क्या, 5 लाख तेरे को दिए ना पैसे क्यों, चल गपचूप मेरे को सर्विस दे। 3 साल बाद, अरे तू 5 साल तक बात मत कर, तेरे को एक ही बार मैंने पैसा दिया, अब मैं हुक्म चलागा। हुक्म मतलब अब मुझे मेरे दिमाग पे टेंशन नहीं, मेरा असेट हो गया। तो सर ये बचे हुए जो फाइनल के मतलब 12वीं के भी बच्चे, वो भी समझे, जब ये डिफर रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर 12th कॉमर्स में भी आता है, आपको भी आएगा 11वीं के फाइनल अकाउंट में। अगर ऐसे 5 लाख का खर्चा किया 5 साल के लिए, तो इस साल से रिलेटेड खर्चा आप क्या समझते हो, डिफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये जाएगा आपका P&L में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और जो 4 लाख बचा हुआ है वो भी आपने खर्चा किया है। फॉर द टाइमिंग आप उसको असेट साइड्स को रखोगे क्योंकि 4 लाख के बेनिफिट लेने बाकी है। अगले साल 1 लाख इधर आ जाएगा, 3 लाख असेट में रहेगा, सो ऑन। अभी आपको ज्यादा नहीं समझेगा, मैंने पहले कहा कि ट्राई करता हूं, अगर समझ गया तो बहुत अच्छी बात है। अब थियरी पढ़ते हैं सर, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब क्या? An expenditure which is basically revenue in nature. Okay, क्या बोला है? Basically in revenue nature, but benefit of which is not exhausted within 1 year is called deferred revenue expenditure. मतलब सर एडवर्टीजमेंट को जो खर्चा होता है ना, उसे बेसिकली रेवेन्यूज कहते हैं। बट इस केस में क्या हुआ सर, 5 लाख दिए और बेनिफिट 1 साल के लिए ले रहे कि 5 साल के लिए? 5 साल के लिए सर, तो बेनिफिट तो मोर देन 1 ईयर हो गया। अब क्या करें सर? तो सर ऐसा एक्सपेंडिचर जो बेसिकली रेवेन्यू नेचर का है, बट इन सम केसेस अगर उसके बेनिफिट एक्सटेंड होते हैं मोर देन 1 ईयर, तो उसे हम क्या कहेंगे? डिफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे। वापस एक बार पढ़िएगा सर, an expenditure which is basically in revenue in nature but benefit of which is not exhausted within 1 year is called was deferred revenue expenditure, and such expenditure is written up over number of year. written up मतलब मैंने आपको कहा ना, यहां पे देखो इसलिए एग्जांपल दिया, इस साल का 1 लाख यहां पे पोस्ट कर दिया, रिटर्न अप 1 लाख का बेनिफिट मिला, चलो छोड़ दो, 4 लाख का नेक्स्ट साल मिलने वाला है। नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे? 1 लाख का बेनिफिट मिला, 3 लाख नेक्स्ट ईयर, मतलब ना 3 लाख के बेनिफिट लेने अभी भी बाकी है। रिटर्न ऑफ मतलब उस साल से रिलेटेड खर्चा हम घटाते जाएंगे। ओके सर, आगे। सच ए रिटर्न ऑफ अमाउंट इज शो इन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या कहा था मैंने? देखो ये 1 लाख कहां पे दिखाए? P&L में दिखाए थे, यस और नो? और बाकी का क्या सर? एन अनरिटर्न अमाउंट इन शो असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। देखो ये जो मैंने पहले आपको समझा दिया ना बेटा, वही चीज कही है। मैंने आपको क्या कहा था सर, ये 1 लाख जो है वो कहां पे दिख रहे हैं? आपके P&L में दिख रहे हैं। और ये जो 4 लाख है अनरिटर्न है, जिसका बेनिफिट आपको मिल रहा है, वो बैलेंस शीट में कहां पे दिखते हैं? असेट साइड को दिखते हैं। 4 लाख रुपए से ये असेट साइड है बैलेंस शीट की। ये वाला वो लाइन था जिन बच्चों को आज तक डेफर रेवेन्यू नहीं समझ रहा था। समझा तुमको मैंने क्या कहा? सर जो एक्सपेंडिचर बेसिकली रेवेन्यू नेचर का होता है, और रेवेन्यू नेचर मतलब 1 साल के अंदर उसके बेनिफिट खत्म हो जाने चाहिए, बट उसके बेनिफिट हमको अगर मोर देन 1 ईयर मिल रहे हैं, कौन सा? रेवेन्यू नेचर का, तो उसे डेफर रेवेन्यू कहा जाता है। पहली बात। तो हम क्या करते हैं सर उस केस में? इस साल से रिलेटेड खर्चे को रिटर्न ऑफ करते हैं, P&L में डेबिट साइड को डालते हैं, और जो अगले साल बेनिफिट देने वाला, जैसे 4 लाख का बेनिफिट 4 साल तक मिलने वाला है, अनरिटर्न को बैलेंस शीट के असेट साइड को पोस्ट करते हैं। हो गया आपका डेफर रेवेन्यू का भी खर्चा, मतलब एक्सप्लेनेशन। एग्जाम्पल, हेवी एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट, हेवी लीगल एक्सपेंसेस, ये एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। तो दोस्तों मैंने आपको क्या समझाया? आज का लेक्चर भले बड़ा हो गया है, लेकिन ध्यान से समझिए क्या चीज है। खर्चा अगर हुआ, ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा मैंने मशीनरी खरीदी, मशीनरी परचेस किया 2 लाख का, कौन सा एक्सपेंडिचर है? आप कहोगे सर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। वेरी गुड, अब आप थोड़े होशियार हो गए। मैंने आपको कहा बेटा मैंने ना सैलरी पेड किया एम्प्लॉय का, मंथली बेसिस पे सैलरी दे रहा हूं, खर्चा है, आपको हो गया, लेकिन ये कौन सा एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। मैंने आपको कहा दोस्तों मैंने हेवी 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 वेरी हेवी, क्या सर?
एक्सपेंडिचर कर दिया, एडवर्टीजमेंट 5 लाख रुपए दे दिया और 5 साल तक बेनिफिट मिलने वाला है। बेसिकली ये तो रेवेन्यू नेचर का होता है, लेकिन उसका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर मिल रहा है, तो इससे मैं क्या ट्रीट करता हूं, डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन सर इसमें क्या ट्रीटमेंट है, इस साल से रिलेटेड 1 लाख P&L में जाएगा और बाकी का 4 लाख असेट साइड को जाएगा। दैट्स इट, ये समरी था। आई होप तुमको अब एक्सपेंडिचर के प्रकार समझ गए होंगे। पूरा लेक्चर जिसने देखा है, और अपने दोस्त को अगर भेजोगे तो बोलना भाई पूरा लेक्चर देखे, आधा अधूरा ना देखे। तो ये एक सारी बातें हैं जिसको आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आपको सारी बातें समझी है। और ये वाला सेशन जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट था, जहां पे बच्चे छोड़ देते हैं, या क्या कैपिटल, क्या रेवेन्यू, क्या डिफर्ड, हमारा वो हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कल के सेशन में, मतलब मैं एक साथ आपको ये वीडियो 1 2 3 सीधा अपलोड कर दूंगा, आप पूरे देख लेना, क्योंकि पहला ही चैप्टर ऐसा है जिसमें थोड़ा बहुत बच्चे इग्नोर कर देते हैं और मार्क्स चले जाते हैं। और जब मैं ये आपका एक्सरसाइज लूंगा तो आपको समझेगा सर कि क्या है, कैसे है, मतलब कि सारी चीजें, ये देखो MCQs है यहाँ पे, ये सारी चीजें हम ट्राई करेंगे एक सेशन में सॉल्व करने के लिए। ओके मालिक, यस और नो। यहाँ पे आपको कुछ दिया है कि अभी के कंसेप्ट से रिलेटेड, ठीक है, अभी से रिलेटेड तो कुछ नहीं दिया है MCQs में, बट एनीवेज हम लोग जब नेक्स्ट लेक्चर करेंगे, कंसेप्ट तो आपको आगे काम में आने, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, अकाउंटिंग, ये सब कर लेंगे, ठीक है। चलो तो यहाँ पे रुकते हैं, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय।